नमस्कार, मैं हूं निशा बंत। लीगली स्पीकिंग के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत। बलात्कार एक ऐसा शब्द जो अमानवीय क्रूरता से भरी भयानक यादों की गूंज है और बड़े स्तर पर हमारे समाज को परेशान कर देने वाला एक संवेदनशील मुद्दा। धारा 375 भारतीय दंड संहिता की वो धारा है जो बलात्कार से संबंधित है। एक पुरुष के द्वारा किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध या सहमति के बिना यौन संबंध बनाना, ये उसको परिभाषित करती है। हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि एक पुरुष के द्वारा अपनी पत्नी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध या सहमति के बिना यौन संबंध बनाना बलात्कार की परिभाषा में नहीं आता, जब तक कि वो पत्नी 15 साल से कम ना हो, क्योंकि ये धारा 375 एक्सेप्शन 2 में आता है। और ये एक्सेप्शन बहुत लंबे समय से हमारे देश में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में ही सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले, जैसे ट्रिपल तलाक को ख़त्म करना और अडल्ट्री को अपराध से मुक्त करना जैसे कानून, समानता की बात की है और उससे ऐसे तथ्यों को उजागर किया है कि लिंग भेदभाव असंवैधानिक है। वैवाहिक बलात्कार हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है। हाल ही में ही दिल्ली हाई कोर्ट धारा 375 एक्सेप्शन 2 में दी गई मैरिटल रेप इम्यूनिटी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस संवेदनशील विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रेखा अग्रवाल जी, और हमारी दूसरी मेहमान हमारे साथ हैं अर्चना अग्निहोत्री जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट का काम करती हैं। ये एक एनजीओ चलाती है समाधान अभियान के नाम से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। रेखा जी, मैं पहला सवाल आपसे लेना चाहूँगी। निर्भया हत्याकांड के बाद जेएस वर्मा कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि वैवाहिक बलात्कार में जो एक्सेप्शन 2 है उसे हटा देना चाहिए। और जैसे कि आप जानती हैं, बहुत सारे देशों में, जैसे कि यूके में 1991 में, कनाडा में 1983 में और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों में इसे एक अपराध घोषित कर दिया गया है। बट वी हैव नॉट मूव्ड एन इंच सिंस देन। क्या लगता है आपको, इसके क्या कारण हो सकते? निर्भया केस के बाद में जब हमारे समाज के अंदर इतना ज़्यादा बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दे के ऊपर चर्चाएं हुई थी और जस्टिस वर्मा कमेटी का भी गठन हुआ था, तो उस कमेटी के अंदर कई बार कई चीज़ों को डिस्कस किया गया और बलात्कार की जो अपराध है हमारे कानून में, भारतीय दंड अधिनियम, इंडियन पीनल कोड धारा 376, उसके बारे में भी डिस्कस किया गया। और उसको एक बहुत बड़ा विस्तार से उस जो सेक्शन है उसको बहुत बड़ा कर दिया गया, क्योंकि अभी तक जो था बलात्कार की जो डेफिनेशन है बहुत संकीर्ण थी। अब धारा 376 को बहुत बड़ी तरीके से बना दिया गया, जिससे कोई भी अपराधी अगर किसी भी महिला के साथ यौन शोषण करता है या ज़बरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर उसके साथ यौन संबंध रखने की कोशिश करता है, तो वो कैसे कानून की चपेटे के अंदर उसको हम ला सकते हैं। परंतु एक प्रॉब्लम उस समय जो डिस्कस करी गई थी वो ये थी, धारा 375 जिसका एक्सेप्शन 2 ये कहता है कि जब हम किसी महिला की बात करते हैं कि उसके साथ कोई ज़बरदस्ती से यौन संबंध करने की कोशिश करता है, तो वो बलात्कारी माना जाता है, उसको रेपिस्ट कहते हैं हम। परंतु अगर वो जो अपराधी है वो अगर उसका पति है, तो वो उस अपराध से छूट जाता है और कानून उसको एक तरह का एक प्रोटेक्शन दे देती है कि क्योंकि भाई आप पति हो, तो इसलिए आपके ऊपर ये यौन संबंध जबरदस्ती करने का अपराध आपके ऊपर ये धारा नहीं लगेगी। तो ये जो एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन 2 जिसको हिंदी में हम लोग अपवाद कहते हैं, धारा 375 में, इसमें यही डिस्कस करा गया था कि जो कानून में अभी तक है कि कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ अगर जबरदस्ती करता है उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसके बिना उसकी सहमति के उसके साथ अगर यौन संबंध बनाता है, तो क्या वो पति भी बलात्कारी है? कानूनी तौर पर अभी वो बलात्कारी नहीं माना जाता, बशर्ते कि उसकी जो पत्नी है वो 15 साल की कम से कम हो। 15 साल से कम की होगी तो वो बलात्कार माना जाएगा, पर अगर 15 या 15 के ऊपर है तो उसको बलात्कारी नहीं माना जाएगा, उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। तो ये कई निशा जी, इसमें कई चर्चा हुआ उस समय, जो डिस्कशन जो हुआ उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स जो डिस्कस करी गई, और ये
बहुत दुख की बात है कि कम से कम विश्व के 50 देश हैं जिन्होंने इसको एक कानूनी अपराध माना है, परंतु इस कमेटी ने मजबूरन, जबकि इसके अंदर ये सिफारिश दी गई थी कि 375 के अंदर जो एक्सेप्शन 2 है उसको इलीगल और अल्ट्रा वायर्स होल्ड कर दिया जाए और उसको कानून के से निकाल दिया जाए, इंडियन पीनल कोड से निकाल दिया जाए, परंतु अभी भी इसको बरकरार रखा गया है। और इसीलिए अपने जो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का चर्चा किया, अभी केस का चर्चा किया, तो वो अभी केस जो है अभी कोर्ट में चल रहा है। देखिए, बहुत सारी बातें उस समय जस्टिस वर्मा कमेटी के सामने हुई थी और वो कुछ महिला संगठन जो थे और कई एनजीओ थी, उन्होंने इसका समर्थन किया था कि देखिए ये एक कानूनी तौर के ऊपर पुरुष और महिलाओं के बीच के अंदर डिफरेंस क्रिएट करती है, क्योंकि जो हमारे संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए, मूल अधिकार, वो बराबरी के दिए गए। और मैरिड विवाहित महिला में और अविवाहित महिला में अगर आप फर्क रखते हैं कि देखिए विवाहित महिला के साथ 15 साल की है और आप उसके साथ बलात्कार आप यौन संबंध करेंगे तो वो बलात्कार नहीं माना जाएगा, परंतु अगर वो अविवाहित महिला है तो 15 साल की मतलब अगर 18 साल की नहीं हुई है और 15 साल की भी अगर है तो वो बलात्कार माना जाएगा। तो आप एक विवाहित और अविवाहित महिला के बीच के अंदर आप फर्क क्रिएट कर रहे हैं। तो आर्टिकल 14 जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आर्टिकल 14 के विरुद्ध है ये कानून। अगर ये कानून बनाया जाता है तो ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 जो हमें एक गरिमापूर्ण जिंदगी जीने का हक देता है, आर्टिकल 21 जो हमें जीवन जीने का हक देता है, क्या ये सब मौलिक अधिकारों के खिलाफ है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं निशा जी। जब एक बार हम बराबरी का दर्जे की बात करते हैं, अनुच्छेद 14 जो हमारे संविधान का है वो कहते हैं कि किसी भी महिला और पुरुष में आप फर्क नहीं करेंगे, और अगर महिला और पुरुषों के बीच में फर्क नहीं करेंगे, कोई भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, तो आप विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच में किस तरह का आप भेदभाव रख रहे हैं? तो इसके अंदर कोई भी कोई लॉजिक नहीं है, इसके अंदर कि आपने ये क्यों इस तरह का डिफरेंस क्रिएट कर रखा है। शायद हमारी जो, अगर हम पुराने हमारे उसके अंदर इतिहास के अंदर जाएं, जहां हमारे देश के अंदर चाइल्ड मैरिजेस जो है, बाल विवाह बहुत होते रहे हैं, अभी तक बाल विवाह का जो एक कलंक हमारे देश से, हमारे समाज से उठा नहीं है। तो शायद ये क्योंकि जो बाल विवाह की जो प्रथा हमारे देश में चल रही थी, उसकी वजह से ये जो 15 साल की उम्र का जो एक बैरियर रखा गया और विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया जहां हम अपराध की बात करते हैं। परंतु मैं अभी भी यही कहूंगी कि एक कानूनी दृष्टि से ये एक विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच में डिफरेंस, इस तरीके का भेदभाव क्रिएट करना, इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई कानूनी औचित्य नहीं है और ना ही कोई सामाजिक औचित्य है। और इसके अंदर अभी भी इसको, इस एक्सेप्शन 2 को अगर हम धारा 375 के साथ अपने इंडियन पीनल कोड के अंदर बरकरार रखते हैं, तो आज 21वीं सदी के अंदर मुझे लगता है कि बाकी देशों के कंपैरिजन के अंदर हम बहुत पीछे रह गए हैं। जी रेखा जी, आपने जहां बात कही कि ये मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो आपको ऐसा लगता है, आपका क्या ओपिनियन है कि ये कानून लाना चाहिए? मैं बिल्कुल इसके समर्थन में हूं कि धारा 375 एक्सेप्शन 2 को हटा देना चाहिए, परंतु इस बात को मैं बहुत सोच समझ के ही ये कह सकती हूँ कि ये ऐसा, इसका जवाब सीधा नहीं दिया जा सकता कि हाँ आप इसको हटा दीजिए। इसके साथ में बहुत सारे आपको जो उसके अंदर डूज एंड डोंट्स, चेक्स एंड बैलेंसेस आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि जहां हम इसको पूरा हटाने की बात करते हैं, उसके साथ में हम एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हमको कोई भी तरह का भेदभाव नहीं रखना है, परंतु हमको दो चीजें देखनी है इसके अंदर कि अगर हम इसमें भेदभाव नहीं कोई भी तरह का रखना चाहते, तो क्या ये विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच में भले हम भेदभाव को हटा देते हैं, परंतु ये करते करते, ये नेक काम करते करते कहीं ऐसा तो नहीं हम पुरुषों के साथ के अंदर भेदभाव कर देंगे, असमानता कर देंगे। क्योंकि ये किसी भी महिला का ये कहना कि मेरे साथ मेरे पति ने जोर जबरदस्ती से मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ यौन संबंध किया है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, क्योंकि जोर जबरदस्ती और इच्छा के विरुद्ध ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिसको एविडेंस लाना, जिसका कोई भी तरीका सबूत लाना बहुत मुश्किल होता है। एविडेंस को इसमें कंसिडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज व्हाट हैपेंस विद इन द कन्फाइन ऑफ अ रूम can only be defined by the two absolutely within there। तो आपके पास में फिर से आऊंगी, मैं अर्चना जी से ये सवाल लेना चाहूंगी कि आपका इस बारे में क्या व्यू पॉइंट है। अगर ये कानून को इंट्रोड्यूस किया जाता है
तो ये दुरुपयोग होने के इसके चांसेस आपको लगते हैं? आप एक सोशल एक्टिविस्ट जी हैं, हाँ, एक बिल्कुल। दुनिया को एक दूसरी नज़र से देखती हैं, तो आपको कैसे लगता है इस बारे में? देखिए, कानून तो ये ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ वैदिक टाइम से महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता रही है अपने बारे में। इवन किसके संग यौन संबंध बनाने हैं, ये उसके लिए पूरी तरह स्वच्छंद रही, फ्री रखी गई थी। इवन शादी हो जाए उसके बाद भी महिलाओं ने अगर किसी और से चाहा बच्चे लेना, तो वो भी सोसाइटी में, समाज में स्थापित था और मान्य था। तो अपने यहाँ समाज बहुत ही वैदिक समय में बहुत अच्छी तरह से इस विषय पे एक नियम और तरीके रखे हुए था। लेकिन मिडिवल टाइम में अपने यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आतताई आए, बहुत सारे आक्रमण हुए, उससे हिंदू कल्चर को बचाने के चक्कर में जो एक सिकुड़ना शुरू किया हिंदुओं ने, उसकी वजह से महिलाओं पे थोड़ा सा गलत तरीके का प्रभाव पड़ने लगा और महिलाओं को दबना शुरू हो गई। उसके बाद फिर वो अपभ्रंश होते जाते हैं, बहुत सारे समाज में कुरीतियाँ आ गई उसकी वजह से, जिसकी वजह से महिलाओं का बहुत ज़्यादा सही रूप खत्म होता चला गया। इसकी वजह से समस्या थी है, और ज़रूर इसके बारे में कानून जो बन रहे हैं बहुत अच्छे हैं कि महिलाओं को वापस उसी तरफ ले जाने की कोशिश है जहाँ पे वो पहले वैदिक समय में थी। इस हिसाब से ये रेप दुरुपयोग होने के क्या इसमें कारण हो सकते हैं? आपको लगता है अगर ये कानून एक्सेप्शन 2 को हटा देगा तो इससे दुरुपयोग होने, देखिए एक्सेप्शन क्या कारण हो सकते हैं? दुरुपयोग इसका 2-3 तरह से बहुत ज़्यादा होगा। हटाने का मतलब ये है कि अब जो है इसको रेप नहीं माना जाएगा, राइट? अगर रेप नहीं माना जाएगा जी, तो कई जगह पे ऐसा भी हो रहा है, और ये एक तरफ ही नहीं हो सकता कि कहीं कहीं पे पुरुषों के संग भी यही उत्पीड़न हो रहा हो, कि उनको भी मजबूर किया जा रहा हो कुछ मुद्दे रख के, कि उनको ज़रूरत से ज़्यादा मजबूर किया जा रहा हो इस काम को करने के लिए। एक बात। दूसरी बात क्या है, अगर ये कानून बनना चाहिए कि इसको रेप माना जाए, इसके मैं पूरी पक्ष में हूँ, उसकी वजह है। लेकिन इसमें जो खतरा है जिसको कि ध्यान रखना, जैसा कि मैम रेखा मैम ने कहा कि चेक्स एंड बैलेंसेस, क्योंकि ऐसा ना हो कि पति पत्नी के बीच की जो मधुरता है वही खत्म हो जाए। पति ये डरे कि इस बार अगर मैंने इसके संग यौन संबंध किया तो कहीं उसका दुरुपयोग ना हो जाए। अगर बीबी गुस्सा हो गई, कभी कभी होता है कि झगड़े में गुस्सा में बहुत आगे बढ़ जाते हैं लोग, तो दुरुपयोग होगा तो एक संबंधों की मधुरता खत्म होने का डर है, और संबंधों की मधुरता खत्म हुई उसके बाद ये होगा कि समाज में मधुरता खत्म होगी। तो इस हिसाब से बहुत डरावना भी है। लेकिन इसके बावजूद बहुत जिम्मेदारी के संग, बहुत सोच समझ के इस कानून को बनाने की भी जरूरत है कि जो लोग इसके थ्रू उनका उत्पीड़न हो रहा है उनको कुछ सुरक्षा का तरीका निकल पाए। तो मैं इसके पक्ष में हूँ कि इसको हटाना के लिए मतलब कि बहुत जिम्मेदारी के संग इस काम को करने की ज़रूरत है, करना ज़रूरी है, लेकिन हर एक बात को ध्यान में रख के। और ये होना तो चाहिए कि शादी के बाद भी अगर रेप हो रहा है, किसी को ज़बरदस्ती की जा रही है, तो अपनी आवाज़ उठा पाए। लेकिन वही बहुत ज़रूरी है कि शादी के इंस्टीट्यूशन को हम लोग प्रोटेक्ट करके इस काम को कर पाए किसी तरीके से। अर्चना जी, जो कानून ने हमें इम्यूनिटी दी है एक्सेप्शन 2 के रूप में, उसके पीछे जो सोच है वो ये है कि एक बारी महिला की सहमति, जो शादी के वक्त महिला की सहमति होती है, वो सहमति पूरी उम्र उसके साथ में रहनी चाहिए। आप अग्री करते हैं इस थॉट प्रोसेस के साथ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शादी तो एक दूसरे को सम्मान देने का, एक दूसरे का ध्यान रखने का, एक दूसरे का केयर करने का जो है एक प्रावधान है। उसमें ये नहीं कि एक बार हमने शादी के समय, ठीक है यौन संबंध के लिए एक शादी में एक ही चीज़ स्थापित होती है कि इसका मतलब कि आप कर सकते हैं, लेकिन कब और कैसे उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार कोई बीमारी हो सकती है, कोई तकलीफ हो सकती है, और उस टाइप पर उसको अगर मजबूर किया जाए तो ये तो फिर ज्यादती हो जाएगी। जी, महिला को जो एक संपत्ति मान लिया जाता है, पहले पिता की संपत्ति और फिर पति की संपत्ति, वो बिल्कुल गलत है। मैं तो उसके बिल्कुल विरुद्ध हूँ जी। ये बिल्कुल गलत भावना है, गलत तरीका है जिंदगी जीने का जी। तो बिल्कुल नहीं कि एक बार शादी हो गई तो अब जो है आपको पूरी लाइसेंस मिल गया परमानेंट जी। आपको हर बार उसका सम्मान और उसका भावनाओं का ध्यान रखना जरूरी है जी। रेखा जी, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ने इस एक्सेप्शन के हटाने के विरुद्ध है, दिल्ली सरकार भी और केंद्र सरकार भी, तो क्या लगता है आपको ये स्टैंड किस लिए है ऐसा? देखिए, मैं तो इसमें यही कहूँगी कि सरकार जो है, ये 1860 के कानून बने हुए हैं। इंडियन पीनल कोड जो है, भारतीय दंड अधिनियम, इतना पुराना कानून है। कोई भी किसी पुरानी चीज़ को जब हम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी हिचकिचाहट होती है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो पुरानी चीज़ जैसे लगता है ना कि जैसे चल रही है जिसको चलते रहने दीजिए जी। तो एक तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो आती है कहीं भी चीज़ को हम चेंज करते हैं।
दूसरा मैं कहूँगी कि अगर सरकार इसके बारे में अभी विरुद्ध है कि इसको नहीं इसको हमको छेड़ना चाहिए, जैसे है वैसे ही रहे, तो एक इसमें एक पुरुष प्रधान समाज और एक पितृ सत्तात्मक सोच जो है वो इसके पीछे है, जो अभी तक महिला को कहीं ना तो कहीं और खासकर पत्नी को एक अपनी पति की संपत्ति समझती है। जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने भले अडल्ट्री का जो कानून है उसके अंदर इस बात को डिस्कस किया और कहा कि जो महिला या पत्नी है वो किसी की अमानत नहीं है। ये वो जो अभी भी जो तुलसीदास का जो वो जो एक श्लोक है कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी, तो अभी तक तारण के अधिकारी, शायद वो अभी तक वो सोच जो है मुझे लगता है कि कहीं पर गई नहीं है जी। और जब हम इसको, जब सरकार इसका इतना विरोध कर रही है, वो इस बात को नहीं सोच रही कि जो 2005 के अंदर घरेलू हिंसा का जो कानून आया है जी, उसके अंदर महिलाओं को हर तरह के अत्याचार से, घरेलू हिंसा का जो कोई भी तरह का अत्याचार होता है इंक्लूडिंग यौन शोषण, वो भी एक अत्याचार है। जी बिल्कुल। तो जब 2005 के कानून के तहत कोई भी महिला इंक्लूडिंग पत्नी अगर अपने पति या किसी भी जो नज़दीकी रिश्तेदार जो उस घरेलू गृहस्थी के अंदर उसके साथ रहता है, अगर उसके ऊपर कोर्ट में जाकर दरवाज़ा खटखटा सकती है और ये कह सकती है कि देखिए मेरे साथ यौन शोषण हो रहा है या कोई भी तरह का यौन अत्याचार हो रहा है, तो वो वहाँ पर वो पति के खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकती है 2005 के कानून के तहत जी। परंतु भारतीय दंड अधिनियम के अंदर अगर आप अभी भी धारा 375 अपवाद 2 को बरकरार रखते हैं तो ये एक विरोधाभास है 2005 के कानून और 1860 के कानून के तहत। 2005 के कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि पत्नी अपने पति के खिलाफ यौन शोषण या यौन संबंध जबरदस्ती की कंप्लेंट नहीं कर सकती। जी बिल्कुल। तो जब 2005 के कानून के तहत एक महिला जबरदस्ती अगर उसका पति उसके साथ कुछ करता है तो वो उसकी बलात्कार की भी शिकायत कर सकती है, परंतु 1860 के कानून के तहत नहीं कर सकती। फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि 1860 के कानून जो इंडियन पीनल कोड है उसके तहत अगर बलात्कारी है उस आरोपी को सजा मिल सकती है बलात्कार करने के लिए, पर 2005 का जो घरेलू हिंसा का कानून है उसमें उसको जेल की सजा नहीं हो सकती, उसको वही सजा मिलेगी जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट घरेलू हिंसा कानून है उसके तहत मिलेगी। जी, सजा भिन्न है, सजा भिन्न है। जी, आपने जब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बारे में बात करी कि ये मानसिकता ऐसी क्यों है, जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने जब ये अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि अपवाद को हटा देना चाहिए, उसके रिस्पांस में पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि अगर ये हटा दिया जाता है तो इससे फैमिली लाइफ बहुत अफेक्ट होगी, जैसे अराजकता बढ़ेगी और एक फैमिली लाइफ को बहुत हमें प्रोटेक्ट करना है, विवाह जैसी एक परंपरा को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो क्या आपका सोचना है इस बारे में? देखिए, विवाह जो एक इंस्टीट्यूशन है उसको हम अपने देश के अंदर बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। ये हमारी कल्चरल तरीके से भी देखें तो हमारी सोसाइटी जो है वो एक पॉलीगैमस सोसाइटी नहीं है और हम अभी तक जैसे कहते हैं ना कि विवाह एक इतना अनमोल और अटूट रिश्ता है जिसको हमको बरकरार रखना चाहिए। देखिए, विवाह को बरकरार रखना है ये बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके बाद भी हमको ये भी सोचना है कि अगर उस रिश्ते के अंदर पति या पत्नी कोई भी खुश नहीं है और उसके साथ कोई भी तरह का गलत व्यवहार हो रहा है और अगर पत्नी जो है सिर्फ जीवन भर उस यौन अत्याचार को, जहाँ पर उसका पति उसके साथ कभी भी आकर जोर जबरदस्ती उसके इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के विरुद्ध उसके साथ यौन संबंध बनाता है और ये कहता है कि देखो मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं जब चाहे मैं कितना भी गलत आदमी हूँ, आपके साथ कैसे भी मारपीट करूँ। और मैं आपको बताऊँ निशा जी, खासकर ये जो लोअर तबके की जो सोसाइटी होती है, जिनके मैं कुछ एक सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, जो हमारे घरों में जो काम करने वाली जो क्लास 4 के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके साथ कई बार इस तरह की बातें हम सुनते हैं कि उनके जो पति हैं वो शराब पी के आते हैं, गरीबी, इलिटरेसी, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके तहत कितना भी उनके साथ अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं, पर उसके बाद में भी बच्चों की लाइन लगा देते हैं और उनके साथ अपना पति होने का अधिकार ये कह के जमाते हैं कि तुम मेरे साथ में यौन संबंध क्यों नहीं रख रही है, अगर तुम नहीं रख रही है या तुम मना कर रही हो तो इसका मतलब तुम्हारा चरित्र खराब है। वो उसका जैसे कि डंके की चोट के ऊपर अपनी पत्नी के साथ में यौन संबंध रखने का अधिकार जतलाते हैं। तो रेखा जी, आप ये कहना चाहती हैं कि जागरूकता भी नहीं है
इस विषय में जागरूकता नहीं है। ये अर्चना जी से मैं पूछना चाहूंगी, अर्चना जी, जागरूकता पहले आनी चाहिए या लॉ एक्शन? बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। जागरूकता पहले आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो कानून बहुत अच्छे अच्छे बने लेकिन उनका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हुआ, और दुरुपयोग के बाद होता ये है कि वो कानून फिर हल्के कर दिए जाते हैं। जी बिल्कुल। तो सारा मेहनत जो कानून बनाने की गई है वो फेल हो जाती है। जी। तो आपने बहुत सही सवाल किया है कि जागरूकता लाने की ज़रूरत है जी। और जागरूकता के लिए आपको करिकुलम में वैल्यू सिस्टम लाना पड़ेगा, जहाँ से कि इसके बारे में बच्चों से ही शुरू कर दिया जाए इसको। जी जी जी। और वैल्यू सिस्टम, फैमिली वैल्यू सिस्टम एक छोटा सा शुरू कर दिया जाए तब भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, जागरूकता पहले आके अगर कानून को ठीक किया जाए, पर हाँ कानून में कुछ लाने की सख्त ज़रूरत है कि इसका दुरुपयोग ना हो, कि पति पत्नी है तो वो उनको हमेशा के लिए लाइसेंस मिल गया है कि एक दूसरे को यौन उत्पीड़न कर सकते हैं। जी, एक बारी सहमति दे दी तो वो पूरी जिंदगी के लिए सहमति नहीं होनी चाहिए। जी, जैसे कि रेखा जी ने कहा कि जागरूकता नहीं है जी, वो अपने साथ में शोषण बर्दाश्त करने को भी अपने पति की सेवा समझती है। तो जब तक जागरूकता इस विषय पर नहीं होगी, हम में से बहुत सारी महिलाओं को ये बात पता ही नहीं है कि ये हमारा अधिकार है, हमें इसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। ये जागरूकता नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा निशा जी। अभी तक जो हमारे समाज में मैं कहूँगी एक तरह से ट्रेडिशन सा जो चलता आ रहा है कि जो बेटियां हैं हमारे देश की, उनको ये समझाया जाता है, ये कहकर बड़ा करा जाता है कि तुम्हारी जो वजूद है, जो तुम्हारी अस्मिता है, वो सिर्फ एक बेटी या बहन या किसी की पत्नी या उसके बाद में माँ, उसके आगे आपका कुछ वजूद नहीं है, कुछ अस्तित्व नहीं है जी। तो जब तक हम अपनी जो जागरूकता है वो सिर्फ महिलाओं की ही नहीं लानी है, हमें पुरुषों की, और सबसे पहले जैसे अर्चना जी ने कहा कि वैल्यू सिस्टम है उसको चेंज करना पड़ेगा। बचपन से ही लड़के लड़कियों के बीच में जो भेदभाव है उसको फर्क रखना पड़ेगा। लड़कों को अगर हम हमेशा से ये कहकर अगर अपने परिवार के अंदर बड़ा करते हैं कि तुम तो लड़के हो, और पुत्र पैदा होने के ऊपर हम जो थाली है उसको बजाते हैं, और लड़की होने के ऊपर और सिर्फ ये कहते हैं अरे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है, अरे उसकी तो बहन पैदा हो गई। तो उस सोच के जब हम ये निकलेंगे और अपने देश के बेटों को ये कहकर बड़ा करेंगे कि तुम अपनी बहन के या बेटी के बराबर हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं है, तुम्हारे सिर पे सींग नहीं उगे हुए हो क्योंकि तुम एक बेटे हो, तो बराबर की शिक्षा देनी पड़ेगी। और जब तक ये एक सेक्स एजुकेशन के बारे में, और एक जो शादी जो है वो सिर्फ एक वेडिंग सेरेमनी नहीं होती है, और एक महिला तक ही सीमित नहीं है, महिला तक सीमित नहीं होती, एक बहुत जीवन भर का एक रिश्ता होता है जिसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। तो ये लड़कों को जब वो पति बनने लायक बन जाते हैं, बेटियों को तो हम बड़ा करते हैं कि देखो तुम शादी होके तुम दूसरे घर में चले जाओगी, पर कभी क्या हम अपने बेटों को भी समझाते हैं कि तुम बड़े होके तुम पति बन जाओगे तो तुमको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इसका एक हमारे समाज के अंदर चेंज आना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेखा जी, अर्चना जी, आप हमारे शो में हमारे साथ जुड़े, आप हमें अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश, एक निष्पक्ष सोच के साथ। हमारे खास मेहमान एडवोकेट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रेखा अग्रवाल और सोशल एक्टिविस्ट अर्चना अग्निहोत्री के साथ। शादी और शादी का बंधन एक ऐसी परंपरा जो हमारे समाज को पूरी तरह से अनुशासित करने में कारगर सिद्ध होती है। यह हमें अधिकार तो देती है, पर साथ साथ देती है जिम्मेवारियां भी, और इन्हीं अधिकारों और जिम्मेवारियों में अगर कुछ अनदेखी होती है तो एक बहुत मुश्किल भरी परिस्थिति हमारे सामने आगे आके खड़ी हो जाती है। पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि शादी की इस अनूठी परंपरा को हमारे समाज में कैसे बचाया जा सकता है, और इसी प्रश्न को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट भी असमंजस स्थिति में है। हमें इंतजार करना होगा इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के निष्कर्ष का। जिम्मेदार बने, सजग रहें। इस सप्ताह के लिए मैं निशा बंत लेती हूँ आपसे विदा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आज ही के दिन, इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। कल ही नो मीन्स नो, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कल जी अपने व्यूज दिए एक केस में। सो नो मीन्स नो। वंस withdrawing from the consent nullifies the earlier consent. क्या कहेंगी आप इस बारे में? मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ, और
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो ये कल फैसला दिया है उस निर्णय बिल्कुल लेटेस्ट है जो इस केस में निकल के आया है और मैं उसका बहुत सम्मान करती हूँ।